गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, बाल मनोविज्ञान। तो उसमें जैसे आप CTET हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे व्याख्याता हो, या फिर DLED BLED, या फिर आप सहायक शिक्षक किसी भी की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपका CDP जो है 30 नंबर का पूछा जाता है ना। हॉस्टल वार्डन में बात किया जाए तो इसमें 10 नंबर का आपको CDP से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार, है ना, नया पैटर्न के हिसाब से। तो उसी में जैसे CTET है, CTET में आपको पता ही है कि 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट आता ही है ना। उसके बाद जैसे DLED BLED का एग्जाम, अभी इंट्रेंस एग्जाम जो दिलाएंगे हम लोग जून में, तो उसमें भी आपको यहाँ से CDP का 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग CDP का जो बैच है, लगातार CDP का क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमारे इस क्लास में 30 क्वेश्चन का पर डे 30 क्वेश्चन कराएंगे, और साथ में उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसी आधार से हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि CDP होता क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए जैसे कि चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए कमेंट करेंगे। देखिए ये क्लास आपको ऑफलाइन और कभी कभी ऑनलाइन भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि हम उसका सही से उत्तर दे सकें और सही रिप्लाई दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। फिर है आपका, विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या फिर बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। देखिए बच्चे हमें देखते हैं या फिर किसी को देखते हैं तो उन्हीं से क्या करते हैं, अपने ज्ञान में विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, बच्चे अपने ज्ञान में सृजन स्वयं करते हैं ना। अपने ज्ञान में खुद वो अपने जो क्रियाकलाप है डेली का, या किसी देख को सीखना, तो क्या करते हैं बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद से सृजन करते हैं, नए नए चीज निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता का स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। चलिए देखते हैं क्या है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, या फिर शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, या फिर उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। देखिए बच्चों में नैतिकता का गुण कैसे स्थापित किया जा सकता है। देखिए बच्चे 5-6 आजकल तो 3-4 साल में नर्सरी में स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो देखिए किसी भी बच्चे को क्या सिखाया जाता है, जो अपने स्कूल में सीखता है वहीं से उनका घर से पहले होता है, घर के बाद फिर स्कूल। तो स्कूल में वहाँ लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, नैतिकता की स्थापना अपने स्कूल की दिनचर्या से वो लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अपने शिक्षक को आदर्श रूप में जब व्यवहार करते हुए सामने बच्चा देखेगा तो उन्हीं के जैसा सोचेगा, या फिर उनके जो अच्छे गुण हैं उनको अडॉप्ट करेगा, है ना। तो क्या होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे रहते हैं और जो देखते हैं उसी को क्या करते हैं, सीखते हैं और ग्रहण करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन कमेंट करेंगे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कमेंट करेंगे भाई। चलिए क्या होगा राइट आंसर। चलिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो आजीविका कमाना, या फिर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या फिर है बौद्धिक विकास करना। तो देखिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, देखिए आजीविका कमाना, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो भी अपना जीवन पेट का भरण पोषण कर सकता है ना, तो ये तो आपका नहीं होगा। दूसरी बात है
बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो कोई व्यक्ति तभी सर्वांगीण विकास हो पाएगा जब उसे शिक्षा प्राप्त हो या फिर वो एक शिक्षित व्यक्ति हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब रहन सहन, दिनचर्या, बोल चाल और आम जीवन में उनका व्यवहार से संबंधित होता है, क्या है, सर्वांगीण विकास। क्लियर है, तो क्या होगा राइट आंसर इसका, बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्लियर है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग रिप्लाई बिल्कुल देंगे, है ना। चलिए अगला है फिर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि हर बच्चा में कुछ नया क्रिएटिविटी होता है, हर बच्चे में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान या फिर एक अपना अलग सा गुण पाया जाता है प्रत्येक बच्चा में, है ना। कोई इंजीनियर या कोई अलग टाइप का मतलब सोचते हैं, जैसे कोई किसी चीज में खेल में इंटरेस्ट लेता है तो कोई गाने में इंटरेस्ट लेता है। तो इस टाइप से हर बच्चे का अपना एक विशिष्ट क्या होता है, एक विशिष्ट, प्रत्येक बच्चे में एक विशिष्ट गुण देखने को मिलता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा एक विशिष्ट होता है ना। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, एक विशिष्ट होता है। क्लियर है। चलिए अगला है फिर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा सीखने का आधारभूत है, मतलब बच्चों में जो शिक्षा है उसको सीखने का या जानने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान एक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था, तो ध्यान रखेंगे किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। यह अवधारणा किसने दिया है, तो स्किनर के द्वारा दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यू हम लोग डे बाय डे करेंगे। 30 क्वेश्चन का आपका ये वीडियो बनाएंगे, रोज रहेगा, है ना। क्लास 30 मिनट का, 30 मिनट के आसपास चलेगा और 30 क्वेश्चन ही रहेगा। 30 क्वेश्चन रखने का कारण ये है कि आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो पर डे आपको कंटिन्यू बेस पर 30 क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अगला है फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, कमेंट करेंगे, है ना। जो बच्चे हैं किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है क्या है, मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, या फिर शरीर का अध्ययन करना, या फिर व्यवहार का अध्ययन करना। तो देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ, आधुनिक मनोविज्ञान से क्या समझते हैं, कोई भी मनुष्य जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है अपने व्यवहार से जाना जाता है ना। किससे जाना जाता है, अपने व्यवहार से। कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो उसके व्यवहार को देखकर हम उससे जान सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवहार का अध्ययन, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। शरीर का अध्ययन, शरीर का अध्ययन कैसे करेंगे, वो तो मेडिकल फील्ड में होगा ना, डॉक्टर करेंगे शरीर का अध्ययन, तो क्या होगा, व्यवहार का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन तो कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। ठीक है। चलिए, मन, किसी के मन में क्या चल रहा है ये भी हम जान सकते हैं क्या, नहीं जान सकते। तो क्या होगा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहारिक जीवन या व्यवहार का अध्ययन करना। क्लियर है। चलिए अगला है फिर, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष कौन सा माना जाता है। कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे जिनको भी आंसर पता रहेगा, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति वर्ष कौन सा माना जाता है। तो देखिए, शिक्षा विज्ञान का उत्पत्ति लगभग 1900 ईस्वी को माना जाता है। क्लियर है, किसे, 1900 ईस्वी के आसपास को शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति माना जाता है। क्लियर है। इस टाइप के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कंटिन्यू याद रखना है। चलिए अगला है फिर, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। तो देखिए, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उपनयन संस्कार है वो कब होता था, प्राचीन भारत में, है ना। प्राचीन भारत में क्या करते थे, उपनयन संस्कार होता था। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर,
वैदिक काल, है ना। वैदिक काल क्या हो जाएगा, वैदिक काल में उपनयन संस्कार बहुत प्रचलित था। बौद्ध काल तो इसको अलग है ना, तो क्या होगा इसका राइट आंसर वैदिक काल। ठीक है, चलिए अगला है फिर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है पूछ रहे, सॉरी, है ना, किससे नहीं है। देखिए हमेशा क्या होता है, नहीं और ये है वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही कंफ्यूजन में डाल देता है ना। कभी हम लोग क्या करते हैं, नहीं को ध्यान ही नहीं देते हैं ना, तो इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें बहुत 90% चांसेस रहता है कि गलत हो जाए। तो चलिए देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किसे, मानव व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। देखिए मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, तो ये भी क्या हो जाएगा, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी होगा, है ना। उनके व्यवहार को देखेंगे कि कैसा सोचता है, कैसा चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, मानसिक भी सही है। उसके बाद सीखने के तरीकों का अध्ययन, तो देखिए एक शिक्षक क्या है, बच्चों के सीखने के तरीकों को भी क्या करता है, ध्यान देता है। तो क्या होगा, तीनों ही सही है। अब है आपका संचार माध्यमों का अध्ययन, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, है ना। संचार माध्यमों का अध्ययन ये क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। क्लियर है, चलिए अगला है फिर परिवार एक साधन है। चलिए कमेंट भी करते जाएंगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है प्लीज, है ना। तो देखिए परिवार एक साधन है, तो परिवार कौन सा साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। तो देखिए परिवार क्या होगा, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होगा। अनौपचारिक शिक्षा का साधन ये होगा क्योंकि देखिए बच्चे परिवार में देख कर सीखते हैं ना, उनको सिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ चीजें को बच्चे को सिखाना भी पड़ता है। लेकिन जनरली क्या होता है, बच्चा अपने परिवार में जो चल रहा है, देख रहा है, अपने आंखों के सामने जो हो रहा है उसी को सीख रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा, है ना। और अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या हो जाएगा, वो एक औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनौपचारिक शिक्षा, जो बच्चे खुद देखकर महसूस करके अपने सामने में देखकर सीख रहा है ना, तो ये होगा आपका अनौपचारिक शिक्षा। चलिए अगला है फिर शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए आजकल शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या रहना चाहिए, शिक्षा का जो उद्देश्य है उनके जो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ताकि वह अपने व्यवहारिक जीवन को सही तरीका से जी सके, है ना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, चलिए अगला है फिर मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। चलिए मानव विकास, जो मानव का विकास है, किन दो योगदानों का परिणाम है। चलिए अभिभावक एवं अध्यापक का, या फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या फिर वंश क्रम एवं वातावरण का, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए कमेंट भी कर देंगे, है ना। तो देखिए मानव विकास किन दो योगदानों का परिणाम है। तो देखिए किसी भी बच्चे का जन्म होता है, या फिर किसी भी मनुष्य का क्या है, विकास किससे संबंधित है, सबसे पहला तो होता है उनके वंश क्रम। देखिए कोई भी बच्चा अपने माता पिता की तरह ज्यादातर जनरली होते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में उन्हीं का अंश पाया जाता है ना। तो क्या होगा, एक तो होगा आपका वंश क्रम, ठीक है। उसके बाद है आपका वातावरण। तो वातावरण क्यों होगा, तो देखिए कोई भी बच्चे अपने आसपास के वातावरण को देखकर ही सीखते हैं कि आसपास में लोग कैसे रहते हैं, आसपास में होता क्या है, उसी को देखकर सीखते हैं। तो इसमें जो मानव विकास में योगदान परिणाम है, वो सबसे पहले है तो वंश क्रम, है ना, उसके अपने जो वंश है उससे संबंधित रहता है, और दूसरा है अपने आसपास के वातावरण से वो सीखता है। क्लियर है, तो क्या होगा, वंश क्रम एवं वातावरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है फिर मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है। चलिए कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है, आपको पूछ रहा है। चलिए कमेंट करेंगे। तो देखिए मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए
अनुक्रमिकता, क्या है, सिक्वेंटिलिटी है ना। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट, उसके बाद है प्रतिवर्ती, और लास्ट है आपका निरंतरता। तो देखिए मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत जो है कौन कौन सा है, तो देखिए अनुक्रमिकता ये मानव सिद्धांत का एक पार्ट है ना। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट, देखिए कोई भी बच्चा सामान्य रहता है, छोटे रहता है, बच्चा रहता है तो सामान्य रहता है ना, फिर वो अपने आसपास के माहौल को देख कर सीखते जाता है, फिर उसी से क्या बनता है, अच्छा चीज को ग्रहण करता है, फिर विशिष्ट मतलब कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट। उसके बाद है निरंतरता। निरंतरता क्यों जरूरी है, देखिए कोई भी अपने अच्छे गुण या अच्छे चीज सीखने के लिए किसी भी काम में क्या है, निरंतरता की जरूरत है, तो क्या होता है, निरंतरता भी राइट होगा। तो आपका जो बाल मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत आधारित नहीं है, वो क्या है, प्रतिवर्ती पर आधारित नहीं है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, प्रतिवर्ती पर आधारित नहीं है। चलिए अगला है, फिर एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को कैसे उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। चलिए शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, या फिर मीडिया मनोविज्ञान, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो कोई भी एक शिक्षक है ना, कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो वो किसके माध्यम से कर सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान के तहत वो एक बच्चे की जो शिक्षक है अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझ सकता है। तो याद रखेंगे किसके तहत, शिक्षा मनोविज्ञान के तहत समझ सकता है। क्लियर है। चलिए अगला है, फिर शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतः में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। चलिए कमेंट करेंगे भाई। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित मतलब उसमें किसी मनुष्य के अंतर्गत जो गुण है, जो उसके शरीर में मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी मनुष्य में जो एक गुण रहता है ना उसके अंदर में, उसको शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है। शिक्षा के माध्यम से जो उसका गुण है उसको क्या करते हैं, शिक्षा के माध्यम से और वृद्धि हो सकता है। तो यह कथन किसका है, याद रखिए स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति में जो अंतर्निहित उसके अंदर में जो गुण है उसको बाहर लाकर और उसका विकास किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। क्लियर है। चलिए तो याद रखेंगे किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए अगला है, फिर विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि चलिए क्या है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, या फिर बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण का एक महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि जो शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके अनुभव और प्रत्यक्षण परफेक्शन एक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी बच्चा, शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है कि कोई बच्चा क्या सीख रहा है, इसको कोई बच्चा क्या सीख रहा है, क्या अनुभव ले रहा है, इसको जानना क्या है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। चलिए अगला है, फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। शिक्षा एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। उसके बाद लास्ट है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो क्या पूछा गया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो क्या हो जाएगा, बच्चों के विकास के लिए खेलना संज्ञान और उनकी सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, जरूरी है। तो क्या होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए ठीक है, अगला है, फिर नेक्स्ट है
मानव विकास है, मानव विकास। चलिए देखते हैं क्या है। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, गुण सीमा तक अमापनीय या फिर ए और बी। तो देखिए मनुष्य या मानव, मानव का विकास कैसे होता है, एक तो होता है मात्रात्मक रूप से और दूसरा होता है उसका गुणात्मक। तो क्या होगा राइट आंसर, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। मानव विकास क्या है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। किसी किसी में कम मात्रा में गुण विकसित होता है तो किसी में बहुत ज्यादा, है ना। तो ध्यान रखेंगे मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होगा। चलिए अगला है फिर, प्रचलित योजना में नई जानकारी, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। देखिए प्रचलित योजनाओं में जो नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, समायोजन, साम्य धारणा या फिर आत्मसात्करण या फिर संगठन। तो देखिए ये आपको शिक्षा शास्त्र के लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को हल करना है ना, ठीक है, शिक्षा शास्त्र के रूप में आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए प्रचलित योजनाओं में जानकारी जोड़ने किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रचलित योजना जैसे पुराने रीति रिवाज से कुछ चला आ रहा है तो उसमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया ग्रहण करना है, अपने में समाहित करना है, तो उसको क्या करना है, आत्मसात्करण करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मसात्करण, मतलब अपने आत्मा में उसको ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो ध्यान देंगे आत्म या फिर अपने चरित्र में ग्रहण कर लेना, आत्मसात्करण। क्लियर है। चलिए अगला है फिर, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए, बच्चों को क्या है, अपने अध्ययन मतलब पढ़ाई में जो प्रयास करने के लिए, प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। चलिए क्यों आवश्यकता होती है, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, या फिर बच्चों को प्रेरित करने, या फिर बच्चे को डांटते, या फिर बच्चे को नियंत्रण में रखने। तो देखिए चलिए बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता क्यों होती है। तो शिक्षकों की आवश्यकता क्यों होती है, बच्चे को प्रेरित करने के लिए। बच्चों को प्रेरित करने मतलब कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, कुछ अच्छा चीज कर रहा है, तो उसको प्रेरित करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक की जरूरत होती है ना, या गुरु की जरूरत होती है। तो क्या करेंगे, बच्चे को प्रेरित करने के लिए शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर है। चलिए अगला है फिर, एक प्रभावी कक्षा के बारे में आपको पूछा गया है। देखिए बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते हैं। फिर है आपका, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। उसके बाद है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। फिर है, बच्चे अपने अधिगमन को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो देखिए एक प्रभावी कक्षा का अर्थ है जहां बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हो या किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो, तो इसको कहा जाता है एक प्रभावी शिक्षक। ठीक है, तो देखिए बच्चे उत्सुकता और तैयार में तो रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी आत्मसारण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी बच्चा इसके लिए उत्सुकता नहीं रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चे शिक्षक से डरते हैं तो ये तो ऐसे ही गलत होगा, है ना। फिर है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते। अगर बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते तो वो क्या एक प्रभावी कक्षा है, नहीं है। क्लियर है। तो फिर क्या होगा, बच्चे अपने अधिगमन जो सीख रहे हैं को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक, ताकि उनको जो डाउट है या किसी चीज को पूछना है वो किससे पूछेगा, अपने क्लास टीचर से। तो सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो क्या होगा, बच्चे अपने अधिगमन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक से सहायता लेते हैं। क्लियर है। चलिए अगला है फिर, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, या फिर शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक
समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, या फिर शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, या फिर है अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। देखिए क्या कहा गया है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, ध्यान रखेंगे, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने का कठिन बनाएगा। देखिए ज्ञान असीमित है ना, ज्ञान असीमित है। ज्ञान की संपूर्ण ज्ञान के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक मतलब समक्ष प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। बच्चे एकाएक ज्ञान का भंडार देखेंगे तो कई बच्चे विचलित होने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला है फिर, हाँ किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आप चाहे डीएलएड, बीएलएड या फिर सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, चाहे आप हॉस्टल वार्डन, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हॉस्टल वार्डन बस में 10 क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यू बेसिस पर ये क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप प्लीज इस चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं, अभी वह अपने एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन किसका है, बताना है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, टिंचनर का है या फिर वुड का है, वुडवर्थ का है या फिर मैकडूगल का है। तो ध्यान रखेंगे यह कथन किसका है, यह कथन है वुडवर्थ का। यह कथन किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है फिर, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। देखिए ध्यान देंगे, वह विज्ञान जो संख्यात्मक, क्या पूछ रहा है, संख्यात्मक पदार्थ एकत्र करने, विभाजित करना मतलब डिवाइड करना, तुलना करना, जोड़ना घटाना और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है ना, गणित नहीं होगा, क्या होगा, सांख्यिकी होगा, है ना, गणित के अंतर्गत सांख्यिकी आता है। लेकिन आपका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, सांख्यिकी। जहां तुलना हो, जहां गणना हो, इसको क्या कहा जाता है, सांख्यिकी कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है फंसाता है। क्लियर है, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, संख्यात्मक पदार्थ एकत्र करने, विभाजित करने, तुलना करने, व्याख्या करने के लिए तो क्या होगा, सांख्यिकी। चलिए अगला है फिर, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन या फिर है अवलोकन या फिर है आपका प्रयोगीकरण। तो ध्यान देंगे, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ पूछ रहा है ना, तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर जो रहेगा क्या होगा, अंतर्दर्शन। जो व्यक्ति, जो बालक अपने अंतर्दर्शन, अपने मन से जो देखेगा, सीखेगा, समझेगा, उसको क्या कहते हैं, अंतर्दर्शन। उसमें जो आत्मसात करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या हो जाएगा, अंतर्दर्शन। ठीक है, तो उनके द्वारा खुद का अनुभव क्या हो जाएगा, अंतर्दर्शन। ये सबसे ज्यादा मनोविज्ञान में जो है सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। क्लियर है, चलिए अगला है फिर, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर या फिर छात्र केंद्रित शिक्षा पर या फिर पाठ्य चर्चा केंद्रित शिक्षा पर या फिर विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो ध्यान देंगे, जो शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, शिक्षा मनोविज्ञान के तहत अधिक बल किस पर दिया गया है, कहने का मतलब ये है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर देता है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर।
ध्यान देंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान है छात्रों के सीखने, समझने, पढ़ने, लिखने, व्यवहारिक जीवन में आचरण से संबंधित है। तो क्या होगा, छात्र केंद्रित शिक्षा पर जो है शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक ध्यान बल देता है। क्लियर है। चलिए अगला है फिर शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। कमेंट करेंगे भाई, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग रोज पर डे 30 क्वेश्चन का सीरीज कंटिन्यू करने वाले है ना। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। तो देखिए शिक्षार्थी एवं अधिगमन अनुभव, या फिर शिक्षक एवं अधिगमन प्रक्रिया, या फिर अधिगमन परिस्थिति, या भी सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है शिक्षा एवं अधिगमन अनुभव करती है, सही है। शिक्षक एवं अधिगमन प्रक्रिया, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और अधिगमन की परिस्थितियां, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए अगला है फिर मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। लखनऊ में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, आगरा में स्थित है, या फिर वाराणसी में स्थित है। तो ध्यान देंगे मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। वर्तमान में इलाहाबाद को क्या कहते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको, प्रयागराज। हो सकता है आपको ऑप्शन में प्रयागराज देखने को मिल जाए। वाराणसी को वर्तमान में क्या कहते हैं, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसको भी याद रखेंगे, है ना। इनका प्राचीन नाम क्या है, काशी है, ठीक है। चलिए लखनऊ को पहले क्या कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, लखनौती, ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। क्लियर है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान शाला कहाँ है, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फिर संरचनावादी अपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक। चलिए बताइए, संरचनावादी अपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की संरचना के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है, तो देखते हैं, अनुबंध, या फिर विद्यार्थियों का पूर्वाज्ञान, या फिर दंड, या फिर यंत्रवत याद करना। तो देखिए संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है, विद्यार्थियों का पुनर्ज्ञान। देखिए किसी भी विद्यार्थियों को किसी भी विषय से लेकर अगर उनको पुनर्ज्ञान है या पहले से पता है, तो क्या हो जाएगा, संरचना, उसके जो ज्ञान में वृद्धि है संरचना के साथ साथ और वृद्धि अधिक मात्रा में होने लगती है। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का पुनर्ज्ञान। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, जो 30 नंबर है। 30 नंबर का सीरीज कंटिन्यू चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो संरचनावादी शिक्षा के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है आपको बताना है। देखिए बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेधन व दोहराव, या फिर प्रयोगात्मकता। तो ध्यान रखेंगे शिक्षावादी पद्धति संरचनात्मकता जो है संरचनावादी कक्षा के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, वेधन एवं दोहराव, है ना। वेधन एवं दोहराव क्या है, संरचनावादी जो शिक्षा है इसके लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी बहुआयामी परीक्षकों का प्रोत्साहन जरूरी है, सामूहिक सहयोगिता में बच्चे और अच्छे से समूह में अच्छे सीखते हैं, है ना। प्रयोगात्मक, किसी चीज को प्रयोग करके देखने पर बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेधन और दोहराव इससे संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 30 क्वेश्चन का आज हमारा पहला क्लास था CDP का, बाल मनोविज्ञान का, जो कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसी तरह से हम लोग जो आप CGTET, DLED, BLED, आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम या फिर टीचर भर्ती 2024 के जो आने वाले वैकेंसी है वर्तमान में, है ना, आने वाला ही है, तो उसका आप तैयारी करें। और हॉस्टल वार्डन का तो स्टार्ट हो ही चुका है ना। तो उसके लिए आपको ये क्लास बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। तो इसी को लगातार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।